जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नीतीश पाठशाला जो यूट्यूब चैनल इस पर स्वागत है। देखिए, आज जो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, उसका यह लेक्चर 7 होगा। इससे पहले हम लेक्चर 6 तक पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 ये सब हम पढ़ा चुके हैं और ये सभी वीडियो आपको नीतीश पाठशाला यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर 7। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल एक टेक्निकल खराबी हो गया जिसके कारण वीडियो वहीं पे रोकना पड़ा। ठीक है, अभी न्यू यूट्यूब चैनल है, न्यू यूट्यूब पर पढ़ना स्टार्ट किए है ना, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत न हो ये हमेशा मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आज क्या है, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर 7। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर 6 तक नहीं देखा है, लेक्चर 1 भी पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 2 भी पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 3 भी पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 तक ये सब पढ़ा चुके हैं। ये सब पढ़ाने के बाद आज पढ़ाएंगे लेक्चर 7। इसमें आज एक बहुत वीवीआई जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय में, वो सिद्ध करना है हमको। इसमें सिद्ध करना है दर्पण सूत्र। क्या सिद्ध करना है? दर्पण सूत्र। आपका एक क्लास लास्ट क्लास और होगा, लेक्चर 8 और होगा। कल लेक्चर 8 हो जाएगा और ये लेक्चर 8 जैसे ही कंप्लीट होगा आपका फिजिक्स क्या हो जाएगा, 1 पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7। इसमें जो कल जो 1-2 प्रश्न छूट गया था उस प्रश्न को हम पढ़ाते हुए लेक्चर 7 को आज खत्म करेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र भी सिद्ध करना है, तो समझिए। तो सबसे पहले आज हम कल एक प्रश्न पढ़े थे। कल जो एक हम प्रश्न पढ़े थे उत्तल दर्पण, एक प्रश्न था, एक प्रश्न छूट गया था। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। हम बताए थे जब हम आपको उत्तल दर्पण पढ़ा रहे थे और उत्तल दर्पण में किरण आरेख जब पढ़ा रहे थे, उत्तल दर्पण में जब हम पढ़ा रहे थे, ये फोकस होता है, ये क्या होता है, सॉरी ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है और ये क्या होता है, सी होता है। तो हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में जो बनने वाले जो प्रतिबिंब जो होता है ना, इसमें जो बनने वाले जो प्रतिबिंब जो होता है ना, इसमें जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होता है ना, क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु से छोटा होता है और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है, और क्या होता है, वो हमेशा सीधा बनता है। यही गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। और यह जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि देखिएगा, एक ट्रक या बस या कोई भी चीज के जो उसके बगल, ड्राइवर के बगल के जो शीशा जो होता है, जो दर्पण लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। और उस उत्तल दर्पण का दृष्टि इतना बड़ा होता है ना, उसमें उसके पीछे बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बस, ट्रक, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े गाछी वृक्ष सब उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो उसका दृष्टि क्षेत्र इतना बड़ा होता है ना कि उससे बड़े बड़े चीज भी, बड़े बड़े वस्तु भी उस दर्पण के अंदर आ जाते हैं। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं सीधा बनता है। और इसके बाद इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसी गुण के कारण
इसी गुण के कारण क्या करते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अब समझिए, ये कल का जो एक प्रश्न छूटा था उसका है। अब समझिए, आप एक टॉपिक का लास्ट बच जाता है, इसके आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करे, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करे, और एक और सिद्ध होता है। बताइए, जो ये फोकस जो होता है ना, वो वक्र ये r/2 फोकस जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या के आदि कैसी होती है, इसको सिद्ध करे। इसको भी सिद्ध करके कल टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कल होगा आपका लास्ट क्लास होगा, और उसी लास्ट क्लास में हम 10th क्लास का फिजिक्स 1 चैप्टर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए, अब समझिए, अब आप समझिएगा आवर्धन। आवर्धन आवर्धन देखो, आवर्धन क्या होता है। जैसे अगर हम बताए थे कि अगर कोई भी दर्पण है, ये कोई भी दर्पण है, इस दर्पण में क्या होता है, ये अगर कोई वस्तु होता है, अगर ए बी कोई वस्तु है, ए बी क्या है, कोई वस्तु है, जो कहाँ पे है, जो समझिए यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे एफ ले लेते हैं। तो बताइए, इस ए बी वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। यहाँ से प्रकाश आएगा और फोकस से गुजरेगा, ठीक है, क्या गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, और एक प्रकाश ऐसे आएगा, सी से आएगा, और पुनः सी से आया और सी से लौट जाएगा। तो बताओ, इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बना, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो देखिए, इसी में आवर्धन पता चलेगा। अगर कहता है ये वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लें, कितना मान लें, h मान लें, और ये जो प्रतिबिंब बना है ना, इसकी ऊंचाई हम h डैश मान लें। क्या मान लें, h डैश। यानी कि इसमें हम जो वस्तु ए बी है, ए बी जो क्या है, एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, और एक प्रतिबिंब है जो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h डैश है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h डैश है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h डैश है, इसकी ऊंचाई क्या है, h डैश है ऊंचाई। ठीक है, अब समझिए ये क्या है, ऊंचाई। अब समझिए, देखिए, अब समझिए, ये h डैश ऊंचाई है। तो कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या कहता है, यहाँ लिखिएगा, आवर्धन की परिभाषा लिखिएगा, वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अगर आपसे पूछे, अगर यहाँ लिख देगा कि वस्तु की ऊंचाई h एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो, h डैश हो, तो इसका आवर्धन क्या होगा, इसका क्या कहेगा, इसका आवर्धन क्या होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई को h लिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई के h डैश लिए, तो इसका आवर्धन को m से लिखते हैं, आवर्धन किसे लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और इसका h,
यही हो जाएगा आपका आवर्धन का फॉर्मूला। समझ में आया? एच डैश और क्या होगा, एच, यही हो जाएगा आपका आवर्धन का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अगर आवर्धन का परिभाषा पूछे तो आप लोगों को यह जानने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंक डाल लेते हैं इसी में। आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। आप लोगों का ट्वेल्थ का एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ताकि आप लोग टेंथ में ना 400 450 प्लस ही नंबर से ज्यादा ला पाइएगा। ठीक है, अच्छा से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो नंबर आप लोगों को नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं पढ़ाई क्या कीजिए, अच्छे से कीजिए। थोड़ा इंक डाल लिए, इंक खत्म हो गया था इसमें। देखिए, हम बताए हुए थे कि अब इसके बाद जो आपका टॉपिक सिद्ध करना है ना, वो जो टॉपिक सिद्ध करना है वो टॉपिक का नाम है आपका दर्पण सूत्र। क्या सूत्र नाम है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को आज सिद्ध करेंगे आपको अवतल दर्पण में, और कल सिद्ध करेंगे आपको उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जब दोनों को सिद्ध हो जाएगा तब एक बच जाएगा आपका F बराबर R/2 सिद्ध करना। ये दोनों कल सिद्ध करके आपको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मिटाने वाला भी कहाँ रख दिए पता नहीं चल रहा है। चलिए इसको किसी और चीज से मिटा देते हैं। चलो इसको इसी से हम अपना जो अच्छी है इसी से मिटा देते हैं। चलिए अब आप लोगों को पढ़ना है दर्पण सूत्र सिद्ध करे। क्या सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, आपसे पूछेगा जो दर्पण अवतल प्रश्न पूछेगा अवतल दर्पण में। क्या पूछेगा, अवतल दर्पण में सिद्ध करे 1/f बराबर 1/u + 1/v। यही आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अवतल दर्पण में सिद्ध करे अवतल दर्पण में सिद्ध करे 1/f बराबर 1/u + 1/v। देखिए आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां एक लेंगे अवतल दर्पण। क्या लेंगे, अवतल। मार्कर का क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। चलना स्टार्ट कर दिया। चलिए ठीक है, तो इसको मिटाने का चीजें कहाँ रख दिए हैं। चलो ठीक है, इसी से मिटा देते हैं। देखिए एक लेंगे अवतल दर्पण, एक क्या ले लेंगे, अवतल दर्पण। अच्छा लेते हैं, देखने में सुंदर लगे। ये ले लिए अवतल दर्पण। देखो ये जो अवतल दर्पण लिए है ना, और यहाँ पे ले लिए आपका प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। ये जो अवतल दर्पण है ना, इसका नाम रहते हैं M इस जो अवतल दर्पण लिए है ना, इसका नाम क्या है, M और ये क्या होता है, ध्रुव होता है। और ये क्या होता है आपका फोकस होता है। और ये क्या वक्रता तिर्जा होता है। ये तो दर्पण के थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। ये जो दर्पण है ना, इसको थोड़ा और लंबा कर लिए, क्या हो जाएगा, M दर्पण ले लिए। अब समझिए ये जो दर्पण लिए है जिसका नाम क्या है, M ध्रुव P, फोकस F और वक्रता तिर्जा C। अब देखिए यहाँ पे एक हम वस्तु लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु लेते हैं। ये वस्तु ले ली, इसका नाम धर देते हैं AB। एक वस्तु लिए जिसका नाम क्या धर दिए, AB। अब बताइए कि जब वस्तु अनंत और C के बीच खड़ा हो, वस्तु खड़ा हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक प्रकाश यहां से आएगा, यहां से आएगा और कहां से गुजरेगा, फोकस से क्या होगा, गुजरेगा। किसमें दिक्कत नहीं। और एक प्रकाश कहां से आएगा, C से आएगा। कहां से आएगा, C से आएगा।
सी से आएगा और जिस पाथ से आया है उसी पाथ में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो बताइए ये दोनों रेखा जहां पे कटा, ये दोनों रेखा जहां पे कटा वहां पे ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां पे बना। इसका नाम है, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब हो गया। यानी कि ए बी एक वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, एक प्रतिबिंब है। यही ए बी का प्रतिबिंब कहां बना है, आपका फोकस और कहां के बीच बना है, फोकस और सी के बीच बना है। तो सबसे पहले और ये ले लेते हैं एक अभिलंब, एक अभिलंब डाल देते हैं जिसका नाम है एन एस। ठीक है, ये जो अभिलंब है ना रियल में कहां पे है, ध्रुव पर ही है, लेकिन इसका इस दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण इसको थोड़ा क्या किए हैं, अलग लिए हैं। तो यहाँ पे ले लिए हैं एन एन, मतलब और यहाँ पे ये जो है इसका नाम हो जाएगा एन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन। देखिए थोड़ा ये हो जाएगा एम डैश। इसका ना इस पॉइंट का नाम ले लिए एन और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं एस। ठीक है, और ये ध्रुव पी, ये हो गया। इतना समझ में। अब हमको फिगर बनके हो गया तैयार। अवतल दर्पण में सीध करने के लिए जो दर्पण सूत्र होता है ना, इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हम दर्पण लिए हैं एम एम डैश, ठीक है, एक वस्तु लिए है जो अनंत और सी के बीच हो ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बना है ना एफ और सी के बीच बना है ए डैश बी डैश। ये जो प्रकाश यहाँ से गुजरा है ना, उस पॉइंट को जहां से दर्पण टकरा कर वापस हुआ है ना, उसका नाम एन एस रख दिए और यहाँ एन एस एक अभिलंब डाल दिए। रियल में यह अभिलंब कहाँ पे है, ध्रुव पर है, लेकिन इसका द्वारक छोटा होने के कारण यह ध्रुव से अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब समझिए जो चीज इसमें किए हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें क्या लिखना है, माना कि क्या लिखना है, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र सी कौमा ध्रुव क्या है, पी है। ध्रुव क्या है, पी है। ए बी एक वस्तु है, देखो ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है जो कहां पे है, जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है, जो सी और एफ के बीच उपस्थित है। क्या है, उपस्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं। इतना चीज लिख लिए, जो किए हैं उतना चीज को हम आपको लिख दिए हैं। माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है, और ए बी एक वस्तु है जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो सी और एफ के बीच उपस्थित है, जैसा कि चित्र में क्या किया गया है, दिखाया गया है। चलिए अब सिद्ध करते हैं। देखिए इसमें हमको 4 त्रिभुज खोजना है। कितने त्रिभुज खोजना है, 4 त्रिभुज खोजना है। ये 4 त्रिभुज को आपस में क्या करना है, ये त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, एक त्रिभुज 2 नंबर यहाँ हो गया, 3 नंबर यहाँ हो गया, 4 नंबर यहाँ हो गया। ये क्या करना है, 4 त्रिभुज को खोजना है, और ये 4 त्रिभुज में ये एक 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और 4। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा, एक चीज मिटाने वाला ठीक खोज लेते हैं। ठीक है,